कक्षा 6 अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती हैं। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते में दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखो। दीपा अपने अनुभव विद्यालय में मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ साझा करती है। इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। हम कैसे मापते हैं? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं। तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिश्त यानी हैंड स्पैन कहती है। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। विद्यार्थियों के नाम इस तालिका में लिखे गए हैं और बलिष्ठों की संख्या लिखी गई है। अब आगे है, पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बलिष्ठों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्मीन कहती है, मुझे लगता है इसका कारण हमारे बलिष्ठों की माप अलग अलग होना है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बलिष्ठ एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके बलिष्ठों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बलिष्ठों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यह मापन के लिए उपयोग में लाया गया बलिष्ठ एक मात्रक यानी यूनिट के बराबर यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई 2 भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिष्ठ के समान है तो 13 संख्या है और बालिष्ठ मापन के लिए चुना गया मात्रक। तथापि बालिष्ठ और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल यानी अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं।
सिंधु सरस्वती, जो हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, सभ्यता के उत्खनन केंद्रों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियाँ विकसित हुईं। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली अथवा एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक एम है। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। 2 बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जिसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मान है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है। जहाँ 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। लंबाई मापने की सही विधि। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है, तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना का मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपने छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदेश रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। पैमाने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी आँख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई
10.4 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जाता है। क्रियाकलाप 5.1 आइए मापन करें। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और रबर इत्यादि। मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना न भूलें। अतः आपके परिणाम के दो भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm एवं मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि वे वाक्य के आरंभ में न आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते, इसलिए इनके अंत में s नहीं लगता। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। अनीश और उसके माता पिता ने घर के उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों के से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर होंगे। आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं। तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी। इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। दीपा, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पर
सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नानी नाना जी के घर के निकट पहुंच गई थी। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे, अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है। तो हम कहते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? गतिशील वस्तुएं। क्रियाकलाप 5.2। आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर यानी विराम अवस्था में हैं। अपने प्रेक्षण की तालिका 5.3 में लिखिए। विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु स्थिर है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई। क्या ये गतिशील है? उसने निर्णय निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करते हैं कि महत्वपूर्ण है कि वह वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है, तथापि यदि वह बस से बाहर किसी वस्तु जैसे कि एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री और वह बस गति में है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में? गति के प्रकार। क्रियाकलाप 5.3। आइए खोज करें। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? अपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? क्रियाकलाप 5.4। आइए जांच करें। एक धागे को के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। एक दूसरे छोर के हाथ से इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबर की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्रियाकलाप 5.5। आइए जांच करें।
एक धागे के एक छोर पर एक रबर या आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबर को लटकाइए। अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबर को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। क्या यह एक माध्य स्थिति के ऊपर इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। क्रियाकलाप 5.6। आइए जांच करें। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। पट्टी यानी स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे गति करती हैं? यह भी दोलन गति का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति हैं। क्रियाकलाप 5.7। आइए पहचानें। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। उनका सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए। आइए अब पाठ का सारांश देखते हैं। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक एम है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं जबकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। ये था आज का पाठ। धन्यवाद।